राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सिजेरियन। अरे सुमन, कहाँ हो? प्रमोद ने आवाज लगाते हुए कहा। आती हूँ। क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे 15 दिन बाद बुआ और मेरी छोटी बहन सब लोग आ रहे हैं। घर पर एक छोटा सा फंक्शन है, 10-15 लोग तो हो ही जाएंगे। एक काम करना, तुम सबका खाना बना लेना और नाश्ते और चाय पानी का इंतजाम भी अच्छे से कर लेना। 10-15 लोग, सुमन ने चौंकते हुए कहा। और क्या? और आज आस पड़ोस के लोग भी बुला लेंगे। इतने में तो लगभग 50 लोग हो ही जाएंगे। मैं इतना काम अकेले नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाऊंगी का क्या मतलब है प्रमोद? तुम्हें मुझे एक ही बात बार बार क्यों याद दिलानी पड़ती है? तुम्हें पता है ना, गुड़िया अभी छोटी है और गुड़िया का जन्म भी सिजेरियन से हुआ है। मुझे कितनी तकलीफ होती है उठने बैठने में। मेरी कमर में हमेशा दर्द रहता है। क्या तुम एक बात को बार बार लेकर उठ जाती हो? मुझे कुछ नहीं पता। 50 लोगों का खाना बनाना चाहिए बस, प्रमोद चिल्लाते हुए बोला। स्कूल चली जाती हो तो उसमें तो तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होता। तुम्हें भी पता है स्कूल जाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम तो खैर छोड़ो, इससे आगे मैं और क्या कहूँ। लेकिन 50 लोगों का खाना मैं नहीं बना पाऊंगी। तुम हलवाई बुला लो। तो क्या हलवाई फ्री में आता है? दूसरे घर की औरतें तो पूरा घर अकेले ही संभाल लेती हैं, लेकिन तुम तो इतनी महारानी हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म नहीं होते। देखा है मैंने कि तुम्हारा मायका वहां पर झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए बड़ी हुई हो। यही सब बड़बड़ाते हुए प्रमोद कमरे से बाहर चला गया। सुमन बेचारी वहीं खड़ी खड़ी चुपचाप यही सोचती रह गई कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी जो उसके पति प्रमोद ने उसे इतना कुछ सुना दिया और उसके मायके तक पहुंच गए। सुमन और प्रमोद की शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जब प्रमोद ने सुमन को ताना न मारा हो और 4 बातें न सुनाई हो। यहाँ तक कि हंसी मजाक की बात को भी प्रमोद कलह में बदल देता था। पहले शुरू शुरू में तो सुमन को लगता था कि यह बस ऐसे ही है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा कि प्रमोद नॉर्मल सी बात को भी बहुत ज़्यादा निगेटिव देता है। सुमन का बेटा तो नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था। डिलीवरी के 2-3 महीने बाद वह अपने मायके चली गई। वहां जाने के बाद 2-3 महीने तो वह वहीं रुक गई, जिससे की वजह से उसका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक हो गया और वापस आने के बाद उसने अपनी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे से संभाल ली। लेकिन बेटे के जन्म के बाद भी प्रमोद का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि वह हर छोटी छोटी बात पर नक्शा निकालता फिरता था, जैसे वह उसका स्वभाव ही था। सुमन की सास बहुत अच्छी थी। वह भी हमेशा अपने बेटे को समझाती ही रहती थी, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं था। तो फिर क्या करती? वह अपनी बहू को समझाती। बहू, जाने दो, जो कहता है उसे सुन लिया करो। कैसे सुन लिया करूं माँ? कोई गलती हो तो सुन भी लूं, लेकिन वह तो हर बात पर ताना मारते हैं, उल्हाना देते हैं। आप ही बताइए माँ कि आखिर मैं भी कब तक सहन करूं? मैं भी तो कोई लोहे की तो नहीं बनी हूँ। स्कूल की नौकरी वह छोड़ना नहीं चाहती थी। इससे कम से कम वह छोटे मोटे खर्चों के लिए प्रमोद पर निर्भर तो नहीं थी, वरना प्रमोद का क्या भरोसा। पैसे के लिए वह खरी खोटी सुनाने लगे। घर और नौकरी के बीच बेचारी सुमन पिसती जा रही थी। अगर कभी उसे बेचारी के मुंह से निकल जाए कि आज बहुत थक गई हूँ, या फिर आज सर में बहुत दर्द है, तो फिर प्रमोद का वही बात चालू हो जाती। जब से तुम इस घर में आई हो, मैंने तो तुम्हें कभी ठीक नहीं देखा। हर रोज तुम्हें कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? नौकरी करके कोई मेरे ऊपर एहसान तो नहीं कर रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? इतने पर प्रमोद की माँ कहती, अरे वह घर का काम नहीं करती है तो तू करता है क्या? अगर वह हर रोज बीमारी रहती तो घर का काम कौन करता? और नौकरी का क्या कहता है? अगर नौकरी वह छोड़ देगी तो क्या उसके खर्चों का पैसा तू देगा?
जाने दे बहू, इसकी बात पर ध्यान न मत दे, यह तो बेवकूफ है, ऐसे ही बोलता रहता है। सास की बातें सुनकर और उनका अपनत्व देखकर सुमन को थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाती। जब गुड़िया उसकी कोख में आई तो उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, एक बच्चे को तो कैसे करके संभाल पा रही हूँ, इस दूसरे बच्चे की क्या ज़रूरत थी। किसी और तरीके से करने का सुमन को सही नहीं लगता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने गुड़िया को जन्म दिया। गुड़िया के समय वह 9 महीने उसने कैसे काटे यह तो बस वही जानती है, मगर उसकी सास का सहारा ना होता यह सोचकर भी वह सिहर जाती। गुड़िया के समय वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कह दिया, सुमन तुम कितनी कमज़ोर दिख रही हो, ऐसे में तुम घर और नौकरी दोनों कैसे संभाल पाओगी। एक काम करो, कुछ दिन के लिए नौकरी छोड़ दो, अपने परिवार और अपने बच्चे का ध्यान दो। नौकरी तो फिर दोबारा मिल जाएगी, मेरे स्कूल में ना सही तो किसी और स्कूल में। नहीं, मैं या तो कुछ दिनों की ही तो बात है, बस डिलीवरी तक की ही दिक्कत है, वरना मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन गुड़िया का जन्म सिजेरियन से हुआ। गुड़िया के साथ साथ उसे अपने बेटे का भी ध्यान देना पड़ता था। उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सास से तो खाना पीना भी बहुत मुश्किल से होता था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और प्रमोद बिल्कुल भी अपनी सेवा मेहमानों की तरह करवाता। कभी कभी तो उसकी सास झलझलाकर कह देती, यह तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था और बाकी सारी आदतें सुमन तुमने इसकी बिगाड़ दी हैं। माँ जी, आप ही क्यों, क्या आपको नहीं दिखता, जब एक आदमी ने सोच ही लिया है कि दूसरे आदमी को परेशान ही करना है। माँ जी, मैं अपना धीरे धीरे सब कुछ देख लूँगी, बस आप वंश को संभाल लीजिए। लेकिन फिर भी प्रमोद मोबाइल में लगा रहता और कहता, माँ जरा यह कर दो, जरा वह कर दो, यह दे दो। दिन भर उसकी फरमाइश में से ही रहती। 11 दिन हवन के बाद सुमन रसोई में जाने लगी, तब जाकर उसकी सास को थोड़ा आराम मिला। और आज 50 लोगों का खाना बनाने के नाम पर ही सुमन हैरान हो गई। स्कूल के भी बहुत सारी कॉपियाँ देखनी थी और वंश को भी पढ़ाना था। गुड़िया का भी कितना सारा काम रहता है। माँ जी को पूरा दिन गुड़िया को ही संभालती रहती हैं। और प्रमोद का क्या है, काम करने के उसके पास अच्छे बहाने हैं, बस चिल्लाने लगो और सामने वाला चुप हो जाए। प्रमोद के पास भी तो पैसे कम हैं, हलवाई बुलाने के लिए सोचे क्यों। और यह बुआ जी और उनकी नंद भी पूरी बारात लेकर आ रही हैं, कम से कम उन्हें दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तब सुमन ने अपनी माँ जी से सलाह ली और तय हुआ कि पास पड़ोस की औरतों को बुलाकर उनकी मदद से इतने लोगों का खाना बन जाएगा, क्योंकि रिश्तेदार तो सीधे खाने के ही वक्त आएंगे। इस तरह उसने फंक्शन की पूरी तैयारी कर ली और 2 दिन लगातार बाजार जाकर वह सारा सामान ले आई। खीर, पूड़ी, सब्जी, हर तरह चीज की तैयारी हो गई। सुमन का पूरा शरीर थक गया था, पर उसकी बीमारी से किसी को क्या फर्क पड़ता, वह बेचारी अपने शरीर को खींच रही थी। उधर बुआ जी और उसकी ननद पूरा लाव लश्कर लेकर आ गए थे। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वह आराम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज आराम करने का मतलब था कि उसके पूरे जीवन प्रमोद के ताने सुनने पड़ते। सुमन को चक्कर भी आ रहे थे। खीर का पतीला उतारते हुए उसे पड़ोस की एक औरत ने देखा तो कहा, अरे सुमन, तेरा चेहरा कैसा हो गया है, देखूं कहीं तुझे बुखार तो नहीं। वह उसका हाथ पकड़कर देखे उससे पहले ही सुमन चक्कर खाकर आंगन में गिर पड़ी। पूरे घर में शोर मच गया और प्रमोद को बुलाया गया। वह उसे लेकर कमरे में गया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। बुआ जी ने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। घंटे बाद जाकर सुमन का बुखार थोड़ा कम हुआ। बेटा, जब इतनी तबीयत खराब थी तो
क्या जरूरत थी, यह कार्यक्रम तो बाद में भी हो जाते। बुआ जी, मेरी तबीयत खराब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। उसका मुंह एकदम रोने जैसा हो गया। उसने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, आपने कभी मुझसे कोई काम करवाया ही नहीं और पापा को भी मैंने कभी कोई काम करते नहीं देखा, इसलिए मुझे बहुत बेइज्जती लगती थी। ऐसा नहीं है माँ कि मैं किसी को दुख देना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई काम होता तो मुझे लगता वह कर ही लेगी। लेकिन आज सुमन की हालत देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। अगर आज सुमन चूल्हे के ऊपर गिर जाती तो क्या होता? हाँ बेटा, सारी गलती तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैंने भी कभी शक्ति से तुमसे बात नहीं की। प्रमोद की माँ ने भी सुमन से माफी मांगी और कहा, देखो प्रमोद, अब तुम भी ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारे जैसा ही तुम्हारा बेटा वंश भी बन जाएगा। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए, तभी जीवन की गाड़ी पटरी पर होती है। अब प्रमोद को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सुमन से माफी मांगी और सुमन भी हल्की सी मुस्कुरा दी और मन ही मन बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।